दोस्तों, जरा सोचिए, अगर जिले का सबसे बड़ा अधिकारी डीएम मैडम की मां एक साधारण साड़ी पहनकर गरीब औरत की तरह एक सरकारी बैंक में जाएं और बैंक के गार्ड और मैनेजर उन्हें भिखारिन समझकर थप्पड़ मारकर बाहर निकाल दें। सोचिए यह दृश्य कैसा होगा। वहां खड़े लोग तमाशा देखते रहें, कोई आगे न बढ़े, और वह बुजुर्ग औरत रोते हुए अपनी बेटी को फोन करे, जो असल में उसी जिले की जिलाधिकारी है। अब सवाल यह है, जब यह सच सामने आएगा कि जिस औरत को सबने धक्के देकर अपमानित किया वही डीएम साहिबा की मां है, तो क्या होगा? उस बैंक का माहौल कैसे बदलेगा? वह मैनेजर और सिक्योरिटी गार्ड किस अंजाम तक पहुंचेंगे? आज की यह कहानी सिर्फ एक मां के अपमान और एक बेटी के न्याय की नहीं है, बल्कि यह कहानी है उस सच्चाई की जो हर किसी को याद दिलाती है, कभी भी किसी इंसान को उसके कपड़ों या सादगी से छोटा मत समझो। हो सकता है वही कल तुम्हारे सामने खड़ा होकर तुम्हारी पूरी सोच बदल दे। सुबह का समय था। धूप हल्की हल्की छतों पर उतर रही थी। सड़क पर लोग अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त थे। उसी बीच एक बुजुर्ग महिला सादे कपड़े पहने, हाथ में एक पुराना सा पर्स थामे, धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई एक बड़े सरकारी बैंक की ओर जा रही थी। उनके चेहरे पर झुर्रियां साफ झलक रही थीं। आंखों में थकान तो थी, लेकिन आत्मसम्मान का भाव भी झलकता था। पांवों में टूटी फूटी चप्पलें और साड़ी का फीका पड़ चुका रंग उन्हें आम ग्रामीण औरत जैसा ही दिखा रहा था। बैंक का बड़ा सा गेट खुला हुआ था। अंदर एयर कंडीशनर की ठंडी हवा और बाहर की गर्म धूप का अंतर साफ महसूस हो रहा था। बैंक के भीतर महंगे कपड़े पहने ग्राहक इधर उधर कतारों में खड़े थे। हर किसी के चेहरे पर आत्मविश्वास और व्यस्तता की झलक थी। लेकिन जैसे ही वह बुजुर्ग महिला अंदर दाखिल हुई, कई निगाहें उस पर टिक गईं। लोग आपस में धीरे धीरे फुसफुसाने लगे। किसी गांव की होगी। अरे, भिखारिन लग रही है, यहां कैसे आ गई? पता नहीं, ऐसे लोग भी बैंक में घुस जाते हैं। वह महिला इन कानाफूसियों से बेखबर सीधे काउंटर की ओर बढ़ी। काउंटर पर सुरक्षा गार्ड रोशनी बैठी थी। उम्र करीब 30-32 साल, चेहरा तेज तर्रार, लेकिन आंखों में घमंड की परत। उसने बुजुर्ग महिला को ऊपर से नीचे तक घूरा और होंठ तिरछे करके बोली, ओ, तुम यहां क्या कर रही हो? यह बैंक तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। महिला ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, मुझे बैंक से पैसे निकालने हैं। यह रहा चेक। उसने पर्स से चेक निकालकर आगे बढ़ाया, लेकिन रोशनी ने बिना देखे ही हाथ झटक दिया और ठहाका मारते हुए बोली, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? यह बैंक बड़े लोगों का है। यहां अफसर, व्यापारी और रसूखदार लोग आते हैं। तेरे जैसी भिखारिन की औकात नहीं है कि यहां खाता खुलवाए। महिला का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने धीमी आवाज में कहा, बेटी, पहले देख तो लो, मुझे 5 लाख कैश निकलवाने हैं। यह सुनकर रोशनी ऐसे हंसी जैसे किसी ने बहुत बड़ा मजाक कर दिया हो। क्या कहा? 5 लाख? अरे, तेरे जैसी औरत ने कभी 500 देखे होंगे? तू 5 लाख मांगेगी? यहां से तुरंत निकल जा, वरना धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगी। महिला ने कांपते हाथों से चेक फिर बढ़ाया, मानो किसी उम्मीद की आखिरी डोर पकड़े हों। तभी बैंक मैनेजर, जो अपने केबिन में बैठा हुआ था, बाहर निकला। आवाज सुनकर उसने रोशनी से पूछा, क्या हो रहा है यहां? रोशनी ने झट से कहा, सर, कोई भिखारिन औरत है, जाने का नाम नहीं ले रही है। 5 लाख निकालने आई है। मैनेजर ने बिना एक शब्द सुने, बिना चेक देखे, सीधे कदम बढ़ाए और बुजुर्ग महिला को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। निकालो इसे बाहर, यहां तमाशा क्यों कर रही है? थप्पड़ की गूंज पूरे बैंक में फैल गई। महिला लड़खड़ाकर गिर पड़ी। उनके हाथ से पर्स नीचे गिर गया और सिक्के फर्श पर बिखर गए। भीड़ में खामोशी छा गई। हर कोई देख रहा था, लेकिन किसी ने आवाज नहीं उठाई। मैनेजर ने गुस्से से कहा, रोशनी, क्या कर रही हो? इसे घसीटकर बाहर निकालो। पता नहीं कहां कहां से लोग चले आते हैं। रोशनी ने तुरंत महिला की बांह पकड़ी और जबरदस्ती धक्का मारकर बाहर की ओर धकेलने लगी। महिला का संतुलन बिगड़ गया। बाहर आते आते उनके पैर लड़खड़ाए और वे जमीन पर बैठ गईं। आंखों से आंसू बह निकले। बाहर सड़क पर खड़े कुछ लोगों ने यह दृश्य देखा, लेकिन वहां भी सब खामोश थे। किसी ने मदद का हाथ आगे नहीं बढ़ाया। वह महिला चुपचाप उठी, पल्लू से आंसू पोंछे और धीमे कदमों से घर की ओर चल दी।
रास्ते भर उनके मन में एक ही सवाल घूमता रहा। क्या इंसान की पहचान अब सिर्फ कपड़ों और दिखावे से होती है? क्या सादगी अब अपमान का कारण बन गई है? घर पहुंचते ही उन्होंने पल्लू से आंसू पोंछे और कांपते हाथों से मोबाइल उठाया। उन्होंने अपनी बेटी का नंबर डायल किया। फोन उठते ही रोते हुए बोलीं, पूजा, बैंक में मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। मुझे भिखारी समझकर थप्पड़ मारा गया, धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। फोन के दूसरी तरफ पूजा शर्मा थी, जिले की जिलाधिकारी, डीएम। उसकी सांसें अटक गईं, आंखों में आंसू भर आए। मां की आवाज उसके दिल को चीर गई। उसने गुस्से से कांपते हुए कहा, मां, कल मैं खुद चलूंगी आपके साथ और देखूंगी कौन है जो आपको अपमानित करने की हिम्मत करता है। पूजा ने उस रात एक शब्द भी ज्यादा नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर आग की लपटें साफ दिखाई दे रही थीं। उसकी मां के अपमान की यह चिंगारी अब एक तूफान बनने वाली थी। सुबह की धूप अभी तेज नहीं हुई थी, हवा में हल्की ठंडक बची थी। पूजा ने मां के हाथों में पानी की बोतल थमाई, सादी सूती साड़ी का पल्लू ठीक किया और घर से निकल पड़ी। न किसी सरकारी गाड़ी का मोनोग्राम, न लाल पीली बत्ती, बस एक पुरानी सी कार जिसमें ड्राइवर तक नहीं था। मोहल्ले के मोड़ पर आते आते मां ने धीमे से पूछा, बेटा, तू जरूरत से ज्यादा सख्त मत हो जाना। पूजा रुकी नहीं, सिर्फ हथेली से मां की उंगलियां दबा दीं। मां, आज मैं सिर्फ आपकी बेटी हूं, बाकी सब बाद में। बैंक के सामने पहुंचते ही पहली नजर गेट पर लटके बोर्ड पर पड़ी। कार्य समय प्रातः 10 बजे से सायं 4 बजे तक। घड़ी ने 10:55 दिखाया। शटर आधा उठा था। अंदर सफाई वाला झाड़ू फेर रहा था और गेट के ठीक पास वहीं रोशनी मोबाइल पर किसी से हंस हंसकर बात कर रही थी। पूजा ने मां को छाया में खड़ी सीट पर बैठाया और खुद दरवाजे के पास जा खड़ी हुई। 2-3 लोग और भी थे जो गेट खुलने का इंतजार कर रहे थे। किसी ने बड़बड़ा कर कहा, सरकारी बैंक है भाई, टाइम तो इनके घर का लगता है। दूसरा बोला, भाई, अंदर बड़े बड़े अकाउंट हैं, फालतू लोगों के लिए कौन जल्दी खोलता है। पूजा ने एक बार उनकी तरफ देखा, कुछ बोली नहीं। 11:05 पर शटर पूरी तरह ऊपर गया। रोशनी ने आदत के मुताबिक भीड़ में से सूट बूट वालों को पहले अंदर सरका दिया। साइड साइड प्लीज, कॉर्पोरेट लाइन पहले। पूजा ने मां का हाथ थामा, मुस्कुराकर कहा, आइए। धीरे धीरे दोनों अंदर दाखिल हुईं कि हवा ने बाहर की धूप का ताप धो डाला, मगर भीतर का माहौल उतना ही कड़ा था जितना कल था। चमकदार फर्श, दीवारों पर एनआरआई और प्रीमियम अकाउंट के पोस्टर, टोकन मशीन के पास काउंटर स्टाफ की हड़बड़ी और ऊपर कोने में टंगे सीसीटीवी कैमरे जिनकी लाल बत्ती बिना पलक झपकाए सब कुछ दर्ज कर रही थी। पूजा ने सबसे पहले मां को वाटर डिस्पेंसर से पानी दिया, फिर सीधे वहीं काउंटर जहां रोशनी थी। रोशनी ने ऊपर देखा और आंखों में वही तिरछी पहचान। जी? पूजा ने बिना ऊंची आवाज के कहा, हमें पैसे निकालने हैं, मां की दवाइयां लेनी हैं, कुछ जरूरी भुगतान भी है। यह रहा चेक और आवश्यक दस्तावेज। उसने लिफाफा आगे किया। रोशनी ने 1 सेकंड के लिए लिफाफा देखा, फिर पूजा और उनकी मां को सिर से पैर तक नापा, जैसे किसी पुराने अलमारी की कीमत आंक रही हो। वह हल्का मुस्कुराई, आप शायद गलत ब्रांच में आ गई हैं। यह हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स की ब्रांच है, बड़े अकाउंट्स, कॉरपोरेट हैंडलिंग, समझ रही हैं? मां के उंगलियों में कसाव आ गया। पूजा ने मां के हाथ पर अपना अंगूठा रखा, संकेत था कि बस सांस सीधी रखनी है। उसने शांत स्वर में कहा, एक बार चेक कर लीजिए, अगर नहीं है तो हम वापस चले जाएंगे। रोशनी को जैसे खेल मिल गया। वह बेमन से लिफाफा उठाकर काउंटर के नीचे सरका देती है। ठीक है, वेरिफिकेशन में समय लगेगा, वेटिंग चेयर पर बैठिए। पूजा ने धन्यवाद कहा और मां को लेकर कोने की कुर्सियों पर चली गई। कुर्सियां प्लास्टिक की थीं, एक में स्क्रू ढीला था, बैठते ही किर्र की आवाज हुई। सामने की दीवार पर डिजिटल डिस्प्ले पर टोकन नंबर भाग रहे थे, A24, A25, B3। पूजा ने टोकन नहीं लिया था। वह जानती थी कि उसकी परीक्षा लाइन से कम, नजरों से ज्यादा ली जाएगी। कुछ मिनट बीते, फुसफुसाहटें शुरू। काउंटर 3 पर खड़े एक अमीर से लगते आदमी ने पास वाले से कहा, देखा, गांव की औरतें भी 5-7 हजार के लिए आ जाती हैं और ड्रामा ऐसा करती हैं जैसे करोड़ों फंसे हों।
दूसरे ने हंसकर जोड़ा, इनका तो खाता भी नहीं होगा, पेंशन के चक्कर में आई होंगी। हाई प्रोफाइल ब्रांच में कौन आने देता है इन्हें? तीसरा बोला, कल सुना था कोई बवाल हुआ था, मैनेजर ने किसी को थप्पड़ मारा, पता नहीं यही होंगी क्या। पूजा ने सिर उठाकर उस तरफ नहीं देखा, मगर उसकी आंखों के कोने में हल्की नस उभर आई। मां ने धीमे से कहा, चलें? पूजा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं मां, हम बैठे रहेंगे, हमें किसी से लड़ना नहीं, हमें इनकी सोच से गुजरना है। रोशनी ने काउंटर के नीचे से लिफाफा निकाला, ऊपर से एक निगाह डाली, फिर बगल वाली क्लर्क से कुछ फुसफुसाई, देखना कौन सा माइक्रो अकाउंट होगा, फॉर्म भी पूरा भरना नहीं आता होगा। क्लर्क ने मुस्कुराकर गर्दन हिलाई, रख दे, मैनेजर फ्री होगा तो देख लेगा, अभी कॉर्पोरेट क्यू लगी है। पूजा के सामने वाली सीट पर एक बुजुर्ग दंपति बैठे थे। आदमी ने अपनी पत्नी से कहा, देखो, जो लड़की है ना, उसकी आंखों में अजीब सी ठहराव है, ऐसे लोग जल्दी नहीं टूटते। पत्नी ने कहा, कपड़ों से क्या होता है, मालिकियत आंखों में दिखती है, लेकिन यहां कौन देखेगा। 11:26 हुए। मैनेजर के केबिन का शीशा धुंधला सा था, भीतर किसी प्राइवेट कस्टमर को बैठाया गया था। बाहर पोस्टर, रिलेशनशिप ब्याड बैंकिंग। पोस्टर के ठीक नीचे कुर्सियों पर दो महिलाएं अपनी चिल्लड़ गिन रही थीं। उनकी हथेलियों में सिक्कों का पसीना चिपक रहा था। एंट्री के पास खड़ा गार्ड इंटरकॉम पर कुछ नोट कर रहा था। पूजा ने उठकर काउंटर पर दस्तक नहीं दी, उसने बस अपनी घड़ी की तरफ देखा, फिर मां के सिरहाने टंगी ऑक्सीजन की टूटी सी उम्मीदों को। मां बोली, बेटा, दवा। पूजा तुरंत झुकी, हो जाएगी मां, हो जाएगी। कुछ और मिनट बीते। अचानक रोशनी ने कड़क आवाज में कहा, हां बोलिए। पूजा धीरे से काउंटर तक आई, अगर आप व्यस्त हैं तो कृपया मैनेजर से मिलवा दीजिए, मुझे थोड़ी जरूरी बात करनी है। रोशनी ने भौहें उठाई, मैनेजर अभी वीआईपी कस्टमर के साथ हैं, अपॉइंटमेंट लिया है आपने? पूजा ने शांत स्वर में कहा, नहीं, लेकिन 2 मिनट का समय चाहिए, आप चाहें तो उनसे पूछ लीजिए। रोशनी ने फोन उठाया, केबिन के अंदर एक्सटेंशन मिलाया। शीशे के पार से मैनेजर ने सिर उठाया, इधर देखा। उसकी नजर 1 सेकंड के लिए पूजा और उसकी मां पर रुकी, फिर उसने वही पुरानी ठंडी हंसी हंसी। फोन पर उसका जवाब साफ था, मेरे पास फालतू लोगों के लिए समय नहीं है, कह दो बैठे रहें, जब फ्री होऊंगा देख लूंगा। रोशनी ने रिसीवर रखते ही मुंह बना लिया, वेटिंग चेयर पे बैठिए, बोल दिया ना, समय लगेगा। पूजा ने एक पल उसकी आंखों में देखा, जैसे यह तय कर रही हो कि वह खुद को कितना नीचे गिरने दे। फिर उसने झुककर कहा, धन्यवाद, और वापस अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गई। अब फुसफुसाहटें तेज थीं। किसी ने हंसकर कहा, देखा, यूं ही आए होंगे, कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा, मैनेजर ने पहचान लिया होगा। दूसरा बोला, जो सच में जरूरतमंद होते हैं वे शोर नहीं करते, ये तो ड्रामा कर रही हैं। तीसरे ने जोड़ा, कपड़े देखकर ही पता चल जाता है ना कौन क्या है, बैंक कोई धर्मशाला थोड़ी है। पूजा ने मां के कंधे पर हाथ रखा, उसके अंगूठे की पकड़ स्थिर थी, मगर पोर सफेद पड़ने लगे थे। मां ने पहली बार उसकी आंखों का ताप देखा, जो किसी ज्वालामुखी के नीचे दबी लावा सी होती है। उन्होंने फौरन फुसफुसाया, बेटा, शांत। पूजा ने सिर हिलाया, मैं ठीक हूं। और सच में वह ठीक थी, क्योंकि उसके भीतर जो कुछ उबल रहा था वह आवाज नहीं बन रहा था, वह बस याद बन रहा था। याद कि कौन कैसे देखता है, कौन कैसे बोलता है, कौन कैसे चुप रहता है। उसी समय टोकन डिस्प्ले पर A33 चमका। भीड़ उस ओर हिली। रोशनी ने किसी नए ग्राहक की फाइल उठाई और हंसते हुए बोली, सर, आपके चेक की क्लियरेंस हो चुकी है, काउंटर 2 से कैश ले लीजिए। उसी हंसी में उसने बगल वाले को धीरे से कहा, लोग समझते हैं बैंक में आकर अधिकार मिल जाता है, अधिकार तो अकाउंट साइज देता है। बगल वाला बोला, सही कहती हो, छोटे लोगों की बातें छोटी ही होती हैं। कुर्सियों पर बैठी पूजा ने अपने पैर पास खींच ली। उसने लिफाफे की याद की। हैरानी की बात यह थी कि लिफाफा अब भी काउंटर पर नहीं खुला था, वह टेबल के किनारे रखा था, जैसे किसी अनचाहे सामान की तरह। पूजा ने इसे नोट किया, मगर कुछ बोली नहीं। 11:52 पर मैनेजर का केबिन खुला। अंदर से एक आदमी निकला, जिसकी कलाई पर मोटा डायमंड ब्रेसलेट और उंगली में बड़ा सा सिग्नेट रिंग थी। मैनेजर खुद उसे दरवाजे तक छोड़ने आया।
थैंक यू सर, हम आपकी एलसी आज ही प्रोसेस कर देंगे। वह आदमी निकल गया। मैनेजर के चेहरे पर वही ठंडी मुस्कान। उसने शीशे के पार नजर घुमाई और फिर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। रोशनी ने मौके देखकर इंटरकॉम उठाया। सर, एक लेडी बैठी हैं सुबह से, कह रही हैं कि आपसे मिलना है। मैनेजर ने इस बार शीशे से झांका ही नहीं। जो बोलना है काउंटर पर बोलो, मैं बिजी हूं। पूजा उठी। इस बार बिना किसी आग्रह के सीधे काउंटर तक गई। आवाज साफ थी, ऊंची नहीं। मैडम, क्या आप मेरा लिफाफा खोलकर एक बार देख लेंगी? हम बेवजह समय नहीं लेना चाहते। रोशनी ने जैसे किसी तीर को हवा में पकड़ लिया। मैंने कहा ना, टाइम लगेगा। और सुनिए, यह हाई प्रोफाइल ब्रांच है, यहां नियम होते हैं। आप जैसी वह रुकी, फिर शब्द चुने। आप जैसे क्लाइंट्स को थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। पूजा ने पहली बार उसके वाक्य के बीच ठहराव पैदा किया। बहुत धीमे से बोली, कपड़ों से प्रोफाइल तय होती है क्या? रोशनी ने हंस दिया। कपड़ों से बहुत कुछ तय होता है, कम से कम बैंक में तो होता है। बोलिए जो भी है, बैठ जाइए। उस क्षण बैंक की घड़ी ने 12 बजाए। कैश काउंटर पर नोट गिनने की मशीन का शोर उठ गया। ट्र 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 ट्र। उसी शोर में मां ने खांसना शुरू किया। पूजा झट से झुकी, बोतल से पानी दिया, पर्स से गोलियां निकालीं। रोशनी ने पलटकर देखा तक नहीं। पास खड़े दो लोग मगर रुक गए। एक ने औपचारिकता में पूछा, दवा चाहिए? पूजा ने मुस्कुराकर कहा, है मेरे पास, धन्यवाद। कुछ पल बीते। पूजा ने अपनी जेब से रुमाल निकालकर मां की पेशानी का पसीना पोंछा और फिर सीधे बैठ गई। आंखें अब काउंटर पर नहीं, मैनेजर के केबिन के धुंधले शीशे पर टिकी थीं। उस शीशे के पार से उसे अपना धुंधला प्रतिबिंब दिखा। साधारण साड़ी में एक लड़की, जिसके कंधे पर मां का संसार टिका है और जिसकी जेब में एक ऐसा सच पड़ा है जिसे कोई पढ़ना ही नहीं चाहता। अगर आप व्यस्त हैं, पूजा ने एक बार फिर रोशनी से कहा, तो कृपया मैनेजर से कह दीजिए कि मैं 2 मिनट में बात पूरी कर दूंगी, फिर मैं खुद चली जाऊंगी। बाहर की धूप और अंदर की ठंडक के बीच एक अजीब सा तनाव पसरा था। पूजा ने मां को फिर से बैठाया। मां के चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में आंसू अभी भी तैर रहे थे। वह बार बार अपनी बेटी की तरफ देख रही थीं, जैसे कहना चाह रही हों, बेटा छोड़ दे, ये लोग नहीं समझेंगे। लेकिन पूजा की आंखों में एक स्थिरता थी, एक ऐसा संयम जो किसी तूफान से पहले का सन्नाटा होता है। मां ने धीरे से पूछा, पूजा, कब तक बैठे रहेंगे? शायद ये लोग हमें जानबूझकर नजरअंदाज कर रहे हैं। पूजा ने उनका हाथ थामा और मुस्कुरा दी। मां, अपमान कभी भूलना नहीं चाहिए। यह इंतजार कल के जवाब की तैयारी है। भीतर के माहौल में फिर से वही फुसफुसाहटें तैरने लगीं। ग्राहक अपनी अपनी नजरें उनकी ओर डालते और धीरे से कुछ कहते। इतनी देर से बैठी हैं, फिर भी काम नहीं हो रहा। जरूर कोई झोल होगा। लगता है खाता ही नहीं है, तभी इतना खींचतान हो रहा है। अरे देखो ना, कोई अफसर तो लग ही नहीं रही। सामान्य गांव की औरतें हैं, पता नहीं किस चक्कर में आ गईं। हर शब्द पूजा के कानों तक पहुंच रहा था, मगर उसकी प्रतिक्रिया सिर्फ मां का हाथ और कसकर पकड़ना था। रोशनी ने आखिरकार फोन उठाया और मैनेजर के केबिन का एक्सटेंशन मिलाया। शीशे के पार बैठे मैनेजर ने सर झुकाकर फाइलों में देखना जारी रखा। रोशनी बोली, सर, एक महिला और उनकी मां सुबह से बैठी हैं, कह रही हैं कि आपसे मिलना है। मैनेजर ने हल्की झुंझलाहट से सिर उठाया और शीशे से झांक कर देखा। दूर कोने की कुर्सियों पर बैठी साधारण साड़ी वाली लड़की और उसके पास बैठी बुजुर्ग महिला। मैनेजर के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक हंसी आई। उसने रिसीवर पर ठंडी आवाज में कहा, मेरे पास फालतू लोगों के लिए समय नहीं है। कह दो, बैठें और इंतजार करें। रोशनी ने रिसीवर रखते ही आंखें तरेरीं और पूजा से कहा, आप बैठिए। सर, अभी बिजी हैं, फ्री होंगे तो बुला लेंगे। हर किसी की प्रायोरिटी नहीं होती। पूजा ने गहरी सांस ली, फिर शांत स्वर में बोली, धन्यवाद, हम इंतजार करेंगे। मां ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में चिंता थी। पूजा ने उनके कानों के पास झुककर कहा, मां, जब तक इंसाफ पूरा ना हो, इंतजार करना कमजोरी नहीं है। कुछ ही मिनट बीते थे कि मैनेजर ने शीशे के पार से बाहर झांका। उसने कुछ ग्राहकों को बुलाया, कागजों पर हस्ताक्षर ली और फिर एक कप कॉफी ऑर्डर की।
पूजा यह सब देख रही थी। उसके चेहरे पर कोई क्रोध नहीं था, बस एक गहरी शांति जिसमें किसी तपस्वी की दृढ़ता छुपी थी। वह धीरे धीरे उठी और सीधे काउंटर की ओर बढ़ी। उसके कदमों में स्थिरता थी, आवाज में गरिमा। मैडम, उसने रोशनी से कहा, अगर आप व्यस्त हैं तो कृपया मैनेजर से मुझे मिलवा दीजिए। मुझे सिर्फ एक बार चेक दिखाना है, बाकी मैं खुद संभाल लूंगी। रोशनी ने आंखें घुमाईं और हंस दी। आपको समझ नहीं आता क्या? सर ने कहा है कि उनके पास समय नहीं है। और वैसे भी, क्या सच में आपको लगता है कि आपके जैसे लोगों के अकाउंट में लाखों रुपए होंगे? यहां हर किसी को मौका नहीं मिलता। पूजा ने बिना झिझक जवाब दिया। पैसे कितने हैं ये कागज बता सकता है, चेहरा नहीं। लेकिन आपने शायद सोचा ही नहीं। रोशनी ठठाकर हंस पड़ी। इतना अनुभव है मुझे कि शक्ल देखकर समझ जाती हूं कौन क्या है। आपका खाता यहां हो ही नहीं सकता। तभी मानो सन्नाटा भर गया। बैंक के ग्राहकों ने सिर घुमाकर देखा। किसी ने हल्की हंसी दबाई, किसी ने मुंह फेर लिया। पूजा अब मैनेजर के केबिन की ओर बढ़ी। शीशे के सामने खड़ी होकर उसने दरवाजे पर दस्तक नहीं दी। उसकी आंखें सीधी मैनेजर की आंखों से टकराईं। मैनेजर कुर्सी से उठकर बाहर आया। चेहरे पर बनावटी गंभीरता थी। क्या है? क्यों परेशान कर रही हो सबको? देख नहीं रही बिजी हूं? पूजा ने बहुत संयम से वही लिफाफा आगे बढ़ाया। मुझे पैसे निकालने हैं, मेरी मां की दवाइयां लेनी हैं, और भी जरूरी काम है। ये रहा चेक, आप देख लीजिए। मैनेजर ने लिफाफा हाथ में लिए बिना ही तिरस्कार भरे स्वर में कहा, जब खाते में पैसे नहीं होते तो ट्रांजैक्शन कैसे होगा? तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम्हारे खाते में लाखों रुपए हों। फालतू भीड़ मत लगाओ। अच्छा होगा अब तुरंत निकल जाओ। पूजा का चेहरा शांत रहा, लेकिन उसकी आंखों में हल्की कठोरता उतर आई थी। मां दूर से यह सब देख रही थीं। उनका दिल धड़क रहा था। पूजा ने धीमे स्वर में कहा, अगर आप एक बार चेक देख लेते तो शायद बेहतर होता। मैनेजर ने हंसी उड़ाते हुए कहा, मेरे पास रोज तुम्हारे जैसे लोग आते हैं, सब वही बहाने बनाते हैं, पर असली अकाउंट हो तो शक्ल से ही पता चल जाता है। पूजा ने मैनेजर की आंखों में सीधा देखा। कोई ऊंची आवाज नहीं, कोई गुस्सा नहीं, बस इतनी स्थिरता कि मैनेजर एक पल को सहम गया। वह लिफाफा टेबल पर रखकर बोली, ठीक है, मैं जा रही हूं, लेकिन याद रखिए, यह लिफाफा शायद आपकी सोच बदल दे। इतना कहकर वह मुड़ी और मां का हाथ थामकर धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। पूरे बैंक में फिर वही सन्नाटा फैल गया। लोग कुछ कहने से डर रहे थे, लेकिन हर किसी की आंखें अब इन दोनों पर टिक गई थीं। बैंक की बड़ी घड़ी ने दोपहर के 1 बजने का इशारा किया था। अंदर भीड़ अब और बढ़ चुकी थी। काउंटरों पर कतारें लंबी हो गई थीं और माहौल में चिड़चिड़ाहट तैरने लगी थी। लेकिन उस शोरगुल के बीच पूजा का उठना और काउंटर से सीधे मैनेजर के केबिन की ओर बढ़ना पूरे बैंक के लिए जैसे किसी अनजाने तूफान की आहट बन गया था। वह बिना किसी हड़बड़ी के एकदम स्थिर कदमों से मैनेजर के सामने आ खड़ी हुई। मैनेजर पहले तो अपनी कुर्सी पर आराम से बैठा था, लेकिन जब उसने पूजा की आंखों में आंखें डालीं, तो उसे जैसे भीतर तक झुरझुरी सी महसूस हुई। उसकी हंसी और ठंडी हो गई, मगर आवाज अब भी रुकी थी। देखो, तुम्हारे जैसे लोग रोज आते हैं, सब यही कहते हैं, दवा लेनी है, जरूरी काम है, लेकिन बैंक कोई चैरिटी का घर नहीं है। जब खाते में पैसे ही नहीं हैं, तो 5 लाख का चेक कैसे पास होगा? पूजा ने धीमे मगर स्थिर स्वर में कहा, आपने चेक को देखा तक नहीं। अंदाजों और शक्लों से फैसले लेना ही सबसे बड़ी गलती है। यह सुनकर मैनेजर खुलकर हंस पड़ा। उसकी हंसी इतनी तेज थी कि आसपास खड़े 2 क्लर्क और पास बैठे ग्राहक भी उधर देखने लगे। ओह, तो अब तुम मुझे सिखाओगी? मैंने 20 साल बैंकिंग की है, शक्ल देखकर पहचान जाता हूं कि किसके पास क्या है। तुम्हारी जैसी औरतों को मैंने दर्जनों बार आते देखा है, कभी पेंशन का बहाना, कभी बीमारी का बहाना, लेकिन अकाउंट में पैसा तो कभी होता नहीं। पूजा के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं था। उसकी आंखों में वही सन्नाटा था, वही ठंडी आग। उसने लिफाफा धीरे से टेबल पर रख दिया। मैनेजर ने हाथ तक नहीं बढ़ाया। पूजा ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, मैं जा रही हूं, लेकिन एक विनती है, इस लिफाफे को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, शायद यह आपके लिए बहुत काम का हो। उसकी आवाज इतनी स्थिर और संयत थी
कि बैंक के पूरे हॉल में अचानक खामोशी छा गई। मशीनों की आवाज, फाइलों की खड़खड़ाहट, यहां तक कि टाइपिंग का शोर भी मानो रुक सा गया। पूजा मां का हाथ पकड़कर मुड़ी और दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। भीड़ में खड़े लोग हैरानी से उसे देख रहे थे। कोई फुसफुसाया, इतनी देर से बैठी थी, अब जा रही है। दूसरा बोला, शायद हार मान ली होगी। लेकिन जैसे ही पूजा दरवाजे तक पहुंची, उसने कदम रोके, गहरी सांस ली और पूरे हॉल की ओर मुड़कर एक एक चेहरे को देखा। उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे किसी ने ठंडे पानी की बर्फीली धार सबके दिल पर डाल दी हो। वह धीमे स्वर में बोली, बेटा, इस व्यवहार का अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा, वक्त ही समझा देगा। उसकी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन उसमें ऐसी गूंज थी कि पूरा हॉल थम गया। हर ग्राहक, हर क्लर्क, यहां तक कि गार्ड रोशनी भी जड़ हो गई। किसी की हिम्मत नहीं थी कि कुछ बोले। मैनेजर, जो अब तक ठहाके लगा रहा था, एक पल को सन्नाटे में आ गया। मगर अगले ही क्षण उसने होठों पर हंसी खींचकर कहा, बुढ़ापे में लोग कुछ भी बोल जाते हैं, चलो जाने दो। पूजा ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस मां का हाथ कसकर पकड़कर बाहर चली गई। लेकिन टेबल पर रखा वह लिफाफा अब भी वहीं पड़ा था, अनपढ़ा, अनदेखा। कोई नहीं जानता था कि उस छोटे से लिफाफे में कौन सा सच छुपा है जो अगले कुछ घंटों में इस पूरे बैंक की तस्वीर बदल देने वाला था। भीतर के क्लर्कों में से एक ने धीरे से मैनेजर से कहा, सर, लिफाफा खोलकर देख लेते, कहीं सच में कोई मामला गंभीर ना हो। मैनेजर ने उसे घूर कर चुप करा दिया। तुम अपना काम देखो, इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं, ऐसे लोग हर दिन आते हैं। बाहर धूप तेज थी। पूजा ने मां को कार की पिछली सीट पर बैठाया। मां की आंखें अब भी भीगी थीं। उन्होंने कहा, बेटा, क्यों इतना अपमान सह रही है? छोड़ दे, हमें क्या जरूरत है यहां आने की? पूजा ने मां का चेहरा थामकर कहा, मां, यह सिर्फ आपका अपमान नहीं है, यह उस हर औरत का अपमान है जिसे किसी दिन गरीब समझकर ठुकरा दिया जाएगा। और यह उस हर इंसान का अपमान है जिसकी पहचान सिर्फ कपड़ों से कर ली जाती है। अभी तो बस शुरुआत हुई है, देखना, कल यहां की हवा बदल जाएगी। कार धीरे धीरे आगे बढ़ गई, लेकिन पीछे बैंक की दीवारों में अब भी उसकी चेतावनी गूंज रही थी। वहां खड़े हर ग्राहक के कानों में वह वाक्य बार बार सुनाई दे रहा था, इस व्यवहार का अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा, वक्त ही समझा देगा। मैनेजर अपनी कुर्सी पर बैठा था। उसकी आंखें एक पल के लिए उस लिफाफे पर टिक गईं, फिर उसने मुंह फेर लिया। उसे यह नहीं पता था कि वही लिफाफा उसकी दुनिया उलटने वाला है। बाहर आकाश में बादल छा रहे थे। सूरज का प्रकाश धुंधला होने लगा था, मानो समय खुद गवाही दे रहा हो कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। अगली सुबह बैंक का माहौल हमेशा की तरह था। दरवाजा खुलने से पहले ही बाहर कतार लग चुकी थी। सूट बूट पहने अमीर व्यापारी, चमकदार गाड़ियों से उतरते रसूखदार लोग और छोटे मोटे कामों के लिए आए आम नागरिक सब एक ही लाइन में खड़े थे। लेकिन आज हवा में एक अलग बेचैनी तैर रही थी। पिछले दिन की घटना जिसने भी देखी थी, उसके कानों में अब भी वही आवाज गूंज रही थी, इस व्यवहार का अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा, वक्त ही समझा देगा। लोगों को लगा था कि वह साधारण सी औरत अब कभी बैंक का रुख नहीं करेगी। लेकिन जैसे ही घड़ी ने 10 बजाए, गेट के बाहर एक परिचित छवि दिखाई दी। वही बुजुर्ग महिला, साधारण साड़ी में, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थीं। उनके साथ एक लंबा सा तेज तर्रार अफसर था, गहरे नीले सूट में, हाथ में चमचमाता ब्रीफकेस और चेहरे पर दृढ़ता की झलक। बैंक के गार्ड ने उन्हें देखते ही चौंक कर दरवाजा खोला। ग्राहकों की निगाहें एक साथ उनकी ओर मुड़ गईं। कानाफूसियां फिर से शुरू हो गईं। अरे, ये वही औरत नहीं जो कल आई थी? हां, वही जिसे मैनेजर ने धक्का दिलवाया था। आज तो साथ में कोई अफसर भी है। कौन होगा? भीड़ से बेखबर वह महिला सीधे मैनेजर के केबिन की ओर बढ़ी। उनके कदमों में अब कोई झिझक नहीं थी, मानो कल का दर्द आज की ताकत में बदल चुका हो। मैनेजर अपने केबिन में बैठा फाइलें देख रहा था। उसने शीशे से झांक कर देखा तो चेहरा सख्त पड़ गया। उसकी आंखों के सामने वही महिला थी जिसे उसने कल भिखारिन कहकर धक्का दिलवाया था, और आज वह किसी अजनबी अफसर के साथ सीधा उसके दरवाजे तक पहुंच गई थी। वह हड़बड़ाकर खड़ा हुआ और दरवाजे तक आया। फिर आप? मैंने कहा था ना, यहां फालतू लोगों के लिए जगह नहीं है।
महिला ने गहरी सांस लेकर सीधे उसकी आंखों में देखा और बोली, मैनेजर साहब, कल मैंने कहा था कि आपके व्यवहार का अंजाम भुगतना पड़ेगा। आज वह वक्त आ गया है। उसके साथ आए अफसर ने ब्रीफकेस टेबल पर रखा, लॉक घुमाकर खोला और मोटी फाइलें बाहर निकालीं। कागजों पर सरकारी मुहरें और आधिकारिक दस्तावेज साफ दिख रहे थे। पूजा शर्मा ने उसी क्षण कदम आगे बढ़ाए। अब तक भीड़ उसे साधारण लड़की समझ रही थी, लेकिन जैसे ही उसने आत्मविश्वास से आवाज उठाई, पूरा बैंक थम गया। मैं हूं इस जिले की जिलाधिकारी डीएम पूजा शर्मा, और साथ ही इस बैंक की 8% शेयर होल्डर। और यह, उसने अपनी मां की ओर इशारा किया, मेरी मां है, जिनके साथ आपने कल घोर अपमान किया। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। जिस महिला को कल सबने भिखारिन समझा था, वही आज पूरे जिले की सबसे बड़ी अधिकारी की मां साबित हुई। ग्राहकों के चेहरे पर अविश्वास और कर्मचारियों के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। रोशनी, जो काउंटर पर खड़ी थी, डर से कांपने लगी। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वह बुदबुदाई, मैडम, मुझसे गलती हो गई। मैं पहचान नहीं पाई। मैनेजर का चेहरा पसीने से भीग गया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन शब्द गले में अटक गए। पूजा ने ब्रीफकेस से निकाले कागज मैनेजर की टेबल पर पटक दिए। यह तुम्हारे ट्रांसफर ऑर्डर हैं और यह कारण बताओ नोटिस। तुम्हारा व्यवहार बैंक की नीतियों के खिलाफ पाया गया है। आज से तुम्हें यहां से हटा दिया गया है। बैंक का हर कर्मचारी स्तब्ध था। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस मैनेजर के सामने सब झुकते थे, वह आज डीएम के सामने इस तरह खड़ा है जैसे कोई अपराधी। ग्राहकों ने एक दूसरे की ओर देखा। कल तक जो औरत भीड़ में तिरस्कृत होकर बाहर धकेली गई थी, आज वही न्याय का सबसे बड़ा प्रतीक बनकर खड़ी थी। पूजा की मां ने आंसुओं से भीगे स्वर में कहा, बेटा, अब मुझे समझ आया कि सादगी अपमान नहीं है। अपमान तो दूसरों की सोच में होता है। पूजा ने मां का हाथ थाम कर कहा, मां, अपमान का जवाब गुस्से से नहीं, न्याय से देना चाहिए, और आज यही हो रहा है। मैनेजर अब पूरी तरह टूट चुका था। उसने कांपते हुए कहा, मैडम, मुझसे गलती हो गई थी। मैं शर्मिंदा हूं। कृपया मुझे एक मौका और दीजिए। पूजा ने ठंडी निगाहों से उसकी ओर देखा और बोली, तुम्हें सजा मिल रही है, मगर यह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, यह सबके लिए सबक है। कभी भी किसी को उसके कपड़ों या सादगी से छोटा मत समझो, क्योंकि अगली बार वही इंसान तुम्हारे सामने खड़ा होकर तुम्हारी सोच बदल देगा। पूरा बैंक तालियों की गूंज से भर उठा। हर ग्राहक, हर कर्मचारी यह समझ चुका था कि इंसान की पहचान कपड़ों से नहीं, बल्कि उसकी इज्जत और कर्मों से होती है। पूरा बैंक स्तब्ध खड़ा था। जिस जगह कल एक बुजुर्ग महिला को धक्के मारकर बाहर निकाला गया था, वहीं आज उसकी बेटी पूरे अधिकार और गरिमा के साथ खड़ी थी। चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ ठंडी कठोरता और न्याय का उजाला। पूजा ने टेबल पर पड़े कागजों की ओर इशारा करते हुए मैनेजर से कहा, आज से तुम इस पद पर नहीं रहोगे। तुम्हारा तबादला तुरंत प्रभाव से कर दिया गया है। तुम्हें फील्ड में भेजा जाएगा, जहां रोज आम जनता से मिलकर उनकी परेशानियां सुननी होंगी। वहां तुम्हें समझ आएगा कि इंसान को उसकी औकात कपड़ों से नहीं, बल्कि उसकी जरूरतों और हक से मिलती है। मैनेजर के चेहरे से रंग उड़ चुका था। उसने कांपते स्वर में कहा, मैडम, मुझसे गलती हो गई थी। मैं कल की बातों के लिए सच में शर्मिंदा हूं। कृपया मुझे एक आखिरी मौका दे दीजिए। पूजा ने स्थिर स्वर में उत्तर दिया, माफी मुझसे नहीं मांगो, माफी उनसे मांगो जिनसे तुमने आज तक कपड़े देखकर भेदभाव किया। माफी उनसे मांगो जिन्हें तुमने कभी गरीब समझकर नीचा दिखाया। तुम्हारी गलती सिर्फ मेरी मां के साथ नहीं थी, तुम्हारी गलती उस सोच के साथ थी जिसमें गरीब की कोई इज्जत नहीं होती। यह कहते हुए पूजा ने पूरे बैंक की ओर देखा। याद रखो, पद से नहीं, सोच से इंसान बड़ा होता है। अगर सोच छोटी है तो बड़ा पद भी गिरा देता है, और अगर सोच बड़ी है तो गरीब से गरीब इंसान भी सबके दिलों में इज्जत पा लेता है। रोशनी, सिक्योरिटी गार्ड डरते डरते पास आई। उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने सिर झुका लिया और बोली, मैडम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपकी मां को अपमानित किया। मैंने उन्हें भिखारिन कहा। मैं शर्मिंदा हूं। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। आगे से कभी किसी को कपड़ों या शक्ल से छोटा नहीं समझूंगी। पूजा ने उसकी आंखों में सीधे देखा।
उसकी आवाज सख्त थी, लेकिन उसमें करुणा भी थी। गलती हर किसी से होती है, लेकिन इंसानियत वही है जहां इंसान अपनी गलती स्वीकार कर ले। आज से तुमने जो सीखा है उसे जीवन भर मत भूलना। याद रखो, जो इंसान गरीब को छोटा समझता है वह खुद सबसे छोटा बन जाता है। पूरे बैंक का स्टाफ अब खामोश खड़ा था। किसी की हिम्मत नहीं थी आंखें मिलाने की। हर किसी को लग रहा था कि आज यहां सिर्फ एक महिला का नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम का आईना साफ हो गया है। पूजा ने मां का हाथ थामा और कहा, मां, अब चलिए। जो संदेश देना था वह सबको मिल गया। दोनों धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ीं। बाहर की धूप तेज थी, लेकिन उनके कदमों में अब कोई थकान नहीं थी। मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे आंसू अपमान के नहीं, गर्व के थे। जैसे ही वे बाहर निकलीं, बैंक के भीतर सन्नाटा छा गया। फिर धीरे धीरे लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा। हर किसी के दिल में यह बात बैठ चुकी थी, कभी भी किसी को उसके पहनावे, सादगी या गरीबी से कमजोर मत समझो, क्योंकि हो सकता है वही इंसान कल तुम्हारे सामने सबसे बड़ी ताकत बनकर खड़ा हो। उस दिन के बाद से बैंक का माहौल पूरी तरह बदल गया। गार्ड रोशनी अब हर आने वाले ग्राहक को सम्मान से देखती। मैनेजर का तबादला हो चुका था और उसकी जगह नए मैनेजर ने संभाल लिया था, जिसने सबसे पहले पूरे स्टाफ को बुलाकर कहा, यह बैंक अब सिर्फ अमीरों का नहीं रहेगा। यहां हर ग्राहक बराबर होगा, चाहे वह लाखों का अकाउंट खोले या 100 रुपयों का। लोगों ने राहत की सांस ली। बैंक की दीवारों पर अब हर ग्राहक का सम्मान गूंजने लगा। और जहां तक पूजा का सवाल था, उसकी मां के साथ जो हुआ वह उसकी यादों में हमेशा दर्ज रहा। लेकिन उसने यह साबित कर दिया कि न्याय शोर मचाकर नहीं, बल्कि गरिमा और संयम से मिलता है।